हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? भाई आप बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू हो रहा है अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करेंगे अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स। 1 अक्टूबर है आज 2025। समसामयिकी रोज़ का समाचार। चलिए तो कवर करते हैं आज का 1 तारीख का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं करंट अफेयर्स से। चलिए, हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है, बस देखने की नज़र होनी चाहिए। फ्रेंड्स, बिना प्रॉब्लम्स के, बिना ऑब्स्ट्रकल्स के लाइफ इज़ नॉट वेरी इजी। जितना आपका लाइफ टफ होगा उतने ही आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बनिए, लाइफ को, प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए। भगवान एक दिन आपकी ज़रूर सुनेगा। तो अक्टूबर, हैप्पी अक्टूबर टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, इसी मंथ हम दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे, तो दिवाली के लिए अलग से हम एक सेशन करेंगे। चलिए आज का शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का। पहला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली मादा चीता का क्या नाम रखा गया है? फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट करना आप, क्योंकि इसके बारे में हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं उनको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फर्स्ट फीमेल चीता बोर्न इन इंडिया एट कूनो नेशनल पार्क? सो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स मुखी। ठीक है, तो ये नई शावक, ठीक है, नई शावक है जिसने जन्म दिया, जिसका नाम रखा है मुखी। तो फ्रेंड्स, हमें पता था कि नामीबिया में, ठीक है, नामीबिया से भारत ने कुछ चीते मंगवाए थे और उनको कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया था। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, और अब इसको चीता स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग ये दौड़ता है। ठीक है, तो चीता ज्वाला से इसका जन्म हुआ है मुखी का। ठीक है, 29 सितंबर 2025 को। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। एक तो नामीबिया यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइगर स्टेट, चीता स्टेट। ठीक है, ओके, तो ये नाम रखा है उसका मुखी। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसको इंपॉर्टेंट करना है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट है राजस्थान में, तो उसका नाम है थार। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं। पहला वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, जिसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया था, जो कि एक हंटर था, यानी कि शिकारी था। और उसको बुलाया गया था उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ पर एक आदमखोर जो टाइग्रेस थी उसको मारने के लिए, उसकी हंटिंग करने के लिए। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी हमारे उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी में अगर पूछता है ना कि फ्लावर वैली कहाँ है फ्रेंड्स, ठीक है, फ्लावर वैली, जैसे हमारी एक साइलेंट वैली है वैसे ही फ्लावर वैली है। तो फ्लावर वैली है उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में। राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है। ये हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर पे ये नेशनल पार्क है। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कान्हा टाइगर रिजर्व। तो फ्रेंड्स, कान्हा टाइगर रिजर्व तो टाइगर के लिए फेमस है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी टाइगर के लिए रिजर्व है। तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी टाइगर के लिए है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी वहाँ पे अलग से एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, गिर की बात करते हैं तो गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है फ्रेंड्स? तो दैट इज एशियाटिक लॉयन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन। अगर भारत में कहीं पर भी लॉयन पाए जाते हैं तो वो है गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, यानी कि जूनागढ़ में, ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क। तो इस सुंदरवन नेशनल पार्क में हमारा नेशनल एनिमल रहता है, यानी कि बंगाल टाइगर। अगर प्रश्न आए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। इसका आपसे साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए सिक्किम की बात करते हैं तो कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब कंचनजंगा नेशनल पार्क की क्या खासियत है कि ये यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की मिक्स्ड कैटेगरी का है। ठीक है, मिक्स्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। भारत में एकमात्र ऐसा स्थल है जो यूनेस्को की कल्चरल और नेचुरल हैबिटेट दोनों में आता है, तो दैट इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है। अगला है
अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ठीक है, बिहार का, ये इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में नामाधापा राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, इसको नोट करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें जिस जिस नेशनल पार्क के बारे में बताई गई है वो आपने इंपॉर्टेंट करके रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है कि भारत में पहली बार वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। अब सी फूड यानी कि वो फूड जो हमें सी से मिलता है, यानी कि समुद्र से, ठीक है, समुद्र से मिलने वाला फूड यानी कि भोजन, जैसे आपका मछली हो गया, झींगा मछली हो गया, क्रैब्स हो गया, ठीक है, ये अनेक सी कुकुम्बर हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी फूड, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई किस राज्य में है? दैट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट करना है आपने कि चेन्नई तमिलनाडु में, और विश्व में पहली बार, सॉरी, भारत में पहली बार वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में, ठीक है। तो भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ये 2026 में होगा ये, ठीक है। यह प्रतिष्ठित आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य निरीक्षक संघ द्वारा किया जाएगा और मत्स्य पालन इसको आयोजित करेगा 9 से 11 फरवरी, यानी कि 2026 में 9 से 11 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं। राजधानी चेन्नई है, ठीक है, बंदरगाह चेन्नई पोर्ट है, ठीक है। अगला है औद्योगिक राजधानी कौन सी है? कोयम्बटूर, ठीक है। कृषि उत्पाद चावल, नारियल, कपास, नदी कावेरी, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स, अभी पीछे ही हमने टाइगर रिजर्व पढ़े। मधुमलाई नेशनल पार्क, ये चेन्नई में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सांस्कृतिक स्थल है महाबलीपुरम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट कर रहे हैं आप, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं पोंगल, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा केरल में पूछा जाता है कि केरल का प्रसिद्ध लोक या त्यौहार कौन सा है, तो वो है ओणम, ठीक है। तो वो कौन सा है? ओणम। उसी प्रकार साथ में लगते हुए राज्य यानी कि तमिलनाडु का राष्ट्रीय जो फेस्टिवल है, जो फेमस फेस्टिवल, दैट इज़ पोंगल। मुख्य उद्योग क्या है? टेक्सटाइल। तो चेन्नई या तमिलनाडु मोस्ट जाना जाता है टेक्सटाइल के लिए। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल में जो चेन्नई है उसको कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ठीक है। आईटी में भी बहुत फेमस है और इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सो ये स्थित है हमारे चेन्नई में, ठीक है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? ऊटी, ठीक है फ्रेंड्स, ऊटी और कोडाई कनाल, तो ये प्रमुख हिल स्टेशन है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं, महाबलीपुरम की पाटन नक्काशी। मुख्य प्राकृतिक संसाधन है लिग्नाइट, खनिज और जस्ता, ठीक है। तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि सी फूड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है, अगर प्रश्न आए कि सी फूड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वो है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। तो आयोडीन कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है एक प्रकार के शैवाल से, ठीक है। उस शैवाल का नाम याद रखें, दैट इज़ लेमनेरिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साइंस से कि लेमनेरिया क्या है। सो लेमनेरिया इज ए टाइप ऑफ सी प्लांट्स, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, शैवाल हम इसको कह सकते हैं। तो इससे क्या मिलता है? आयोडीन। अच्छा, आयोडीन अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो उसको बोलते हैं गॉइटर, ठीक है। गॉइटर बोले तो घेंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। गॉइटर, इसमें थायरॉक्सिन होता है, थायराइड ग्लैंड होता है एक हमारी गर्दन के नीचे, आपने देखा होगा अक्सर वो घेंगा जैसा आ जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है विश्व हृदय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं दिल की, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 29 सितंबर को, ठीक है फ्रेंड्स। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को हृदय स्वस्थ जीवन करने की शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना। अच्छा फ्रेंड्स, एक प्रश्न आता है कि हार्ट बॉडी में क्या करता है? तो ये करता है पंपिंग का काम, ठीक है। क्या काम करता है? पंपिंग। पंपिंग किसकी? ब्लड की, ठीक है। कैसा ब्लड? ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है फ्रेंड्स। प्योर और इम्प्योर ब्लड कुछ नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाता है ये? ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाता है? बॉडी के सभी पार्ट्स में, और वहाँ से क्या लेके आता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये वापस लेके आता है, पंपिंग का काम करता है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट करना क्योंकि ये पूछा जाएगा कि हार्ट क्या करता है। अच्छा, बात करते हैं हम हार्ट की। तो हार्ट की अगर पूछता है वो साउंड, तो व्हाट इज़ द साउंड ऑफ हार्ट, दैट इज़ लव डब। ठीक है, साउंड की जो साउंड है किसकी, हार्ट की, वो है लव डब। अच्छा, पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं फ्रेंड्स, तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लगभग लगभग 72 बार। ठीक है, 72 टाइम्स। ठीक है, 72 बार ये धड़कता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा, हार्ट में पाई जाने वाली जो सेल है उसको क्या बोलेंगे, कोशिकाओं को, दैट इज कार्डियक सेल। कार्डियक सेल। फिर हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाएगा, अगर सेल कार्डियक है तो उसको बोला जाएगा कार्डियोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स, कार्डियोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट आता है कि कार्डियोलॉजी का अध्ययन किससे किया जाता है, तो वो हार्ट का अध्ययन किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर ये बात आती है कि पहला फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट विश्व में किसने किया था, तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर डॉक्टर क्रिश्चियन। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कहाँ के थे ये, साउथ अफ्रीका के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे, तो फ्रेंड्स ये थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, चलिए, तो ये मानव का हार्ट है। ठीक है, ठीक है, ये एकदम एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि ये मानव हार्ट है। ठीक है, ये ब्लड आता है। ठीक है, और फिर ब्लड जाता है, अलग अलग धमनियों से आता है, अलग अलग शिराओं में ये जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हार्ट के बारे में ये सब चीज़ें हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य के ठंडे मरुस्थल को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, विच स्टेट कोल्ड डेजर्ट रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है, कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, तो 12 जिलों में से सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है लाहौल एंड स्पीति। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, कोल्ड डेजर्ट है ये सारा। ठीक है, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती है, सीधा क्या होता है, स्नोफॉल होता है। ठीक है, बारिश एकदम ज़ीरो, बारिश का जो लेवल है ज़ीरो, यानी कि न्यूनतम बारिश होती है। तो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल भारत का 13वां स्थल है ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। ठीक है, किसके लिए फेमस है, हिम तेंदुए के लिए, यानी कि स्नो स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है, ड्राई डेजर्ट। ठीक है, और आईबेक्स। ठीक है, आईबेक्स एक प्रकार की जंगली बकरी कह सकते हैं इसे, इस प्रकार का होता है। तो ये सारे इसी ड्राई एरिया में पाए जाते हैं। अब ये घोषणा कहाँ हुई है, तो ये हुई है चीन के हांगजोंग में। ठीक है, चीन के हांगजोंग में विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस में इसकी घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स इसको आपने इंपॉर्टेंट कर लेना है। अगर आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, स्टेट एनिमल कौन सा है, तो वो भी है स्नो लेपर्ड। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि हिमालयन स्टेट की, ठीक है, तो हिमालयन स्टेट्स में जैसे हमारा रहेगा कि एक तो हो गया उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, जे एंड के सॉरी लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख हो गया, लद्दाख। ठीक है, सिक्किम हो गया, और हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। जितने भी हिमालयन स्टेट है, ठीक है, उन सभी का जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, यानी कि बर्फानी तेंदुआ। तो ये इंपॉर्टेंट कर लें आप। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को, यानी कि ये कंप्लीट स्टेट बन गया था। ठीक है, कंप्लीट स्टेट बन गया था। और ये पूछा जाए कि कौन से नंबर का स्टेट बना था ये, तो 18वां स्टेट। ठीक है, 18वां स्टेट बना था। हिमाचल प्रदेश के पहले अगर मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो वो थे YS परमार। ठीक है, यशवंत सिंह परमार। वर्तमान में मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रमुख नदियां हैं ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब और यमुना। ठीक है, यमुना सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, और सतलुज सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की। पशु स्नो लेपर्ड, पक्षी वेस्टर्न ट्रोपोगन, यानी कि जजुराना। ठीक है, जजुराना। ठीक है, इससे पहले मोनाल था। फूल है गुलाबी रोडोडेंड्रॉन, यानी कि गुलाबी बुरांश। ठीक है,
गुलाबी बुरांश, इसको बुरांश कहा जाता है। बहुत पिंक कलर का होता है, एक रेड कलर का भी होता है, और हिमाचल का कौन सा है, पिंक कलर का है। वृक्ष कौन सा है, देवदार, ठीक है, देवदार, ठीक है, इसको बोला जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत है रियो पुरगिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करें। अगर आप हिमाचल प्रदेश हो तो हिमाचल प्रदेश से ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो फ्रेंड्स नया अपडेट है, रियो पुरगुल था, इससे पहले थी शिल्ला, ठीक है, इससे पहले कौन थी, शिल्ला। तो अब अगर आपको शिल्ला के बारे में आए तो आपने उसके ऊपर आंसर नहीं करना है, अभी है रियो पुरगिल। शिमला राजधानी, धर्मशाला ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मनाली, मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है, मनु के नाम पे पड़ा है, ठीक है। सोलन, सोलन को मशरूम सिटी कहा जाता है। मंडी को, ठीक है, मंडी को शिवनगरी, और कुल्लू को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मलाना एक जगह है, ठीक है, जो कि भारत का सबसे पुराना लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सबसे पुराना मतलब लोकतंत्र वहाँ पर ये अब भी वही चलता है, सबसे पुराना, इतना पुराना कि वहाँ पर अब भी लोग बिलीव करते हैं कि वो हम उसी लोकतंत्र में जीते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, त्यौहार है, कुल्लू का दशहरा फेमस है। लवी मेला जो रामपुर में लगता है, हाँ जी, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। मिंजर मेला ये चंबा में लगता है, ठीक है, और ये अगस्त के महीने में लगता है, ठीक है, अगस्त के महीने में। अर्थव्यवस्था कृषि है, बागवानी, पर्यटन और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हिमाचल के बारे में था फ्रेंड्स। तो हिमाचल में पहला जो कोल्ड डेजर्ट है जिसको यूनेस्को बायोस्फीयर में शामिल किया गया है वो है लाहौल स्पीति में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र, ठीक है, भारत का पहला मैरीन सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया है, ठीक है, तो ये किया गया है चेन्नई में, ठीक है, कहाँ किया गया है, चेन्नई में। इसका नाम रखा है मत्स्य, ठीक है, मत्स्य, ठीक है, 6000, ठीक है, मत्स्य 6000 इसका नाम रखा गया। और इसका समुद्रयान, ठीक है, समुद्रयान, अगर प्रश्न आता है कि समुद्रयान अभी क्या करेगा, ठीक है। भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र चेन्नई में, ठीक है, नॉलेज पार्क में किया गया है। अत्याधुनिक एकेडमिक और मोलर मॉस के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का परिणाम है, ठीक है। बंदरगाह, शिपिंग, जलमार्ग और सोनलवा ने इसका उद्घाटन किया। तो पॉइंट ये है कि ये समुद्र में जाके अंदर रिसर्च में ये हेल्प करेगा, मैरीन सिमुलेशन को हेल्प करेगा। तो ये बनाया गया भारत सरकार ने, ठीक है, चेन्नई में इसको स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का नक्शा है, कौन सा नक्शा है, ये है पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला। अब फ्रेंड्स प्रश्न आता है कि क्या होता है पेनिनसुला। तो ये जिसका अपने मैप देख रहे हो ये है पेनिनसुला, यानी कि जो तीनों ओर से, तीनों ओर से, तीनों ओर से, ठीक है, तीनों ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, पानी से घिरा हो, तीनों ओर से किससे घिरा हो, पानी से, यानी कि ये साइड भी पानी से, ये साइड भी पानी से, और ये साइड भी पानी से, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुला, और हिंदी में कहते हैं प्राय द्वीप, ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राय द्वीप। अब एक आता है कि द्वीप, तो द्वीप क्या है, द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा होता है, ओके। तो हम अगर बात करते हैं इंडियन पेनिनसुला की, तो इंडियन पेनिनसुला में फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तट, इसके तट है जो इंपॉर्टेंट है, गुजरात से लेके, ठीक है, गोवा तक, गुजरात से लेके गोवा तक के तटों को क्या कहा जाता है, कोंकण, ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, कोंकण। अब बात आती है गोवा से लेके केरल तक के तटों को, तो इनको बोला जाता है मालाबार, ठीक है, क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, मालाबार। अब अगर बात करते हैं इस रीजन की, ठीक है, तो इस रीजन यानी कि तमिलनाडु से लेके, ठीक है, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक, इसको बोला जाता है इन तटों को बोला जाता है कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल, ठीक है, तमिलनाडु से लेके और कोरोमंडल। उसके बाद आता है उड़ीसा वाला एरिया आता है, तो उसको बोला जाता है उत्कल। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ है इनकी कुछ नेमिंग हुई है, और ये नेमिंग बहुत बार बार पूछी जाती है कि क्या है। तो फ्रेंड्स ये था, तो ये मैरीन सिमुलेशन के चेन्नई में स्थापित किया गया, और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के हमारे कुछ नाम रखे गए हैं, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर, ठीक है, बिजनेस लाइन के द्वारा चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है भारत का जिसको चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, DRDO, ठीक है। तो 2025 में DRDO को चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड दिया गया। कल्याणी शिंदे को यंग चेंज मेकर, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करें आप, ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करें कि कौन, ये कल्याणी शिंदे, ठीक है, तो मेक इट इंपॉर्टेंट। कल्याण शिंदे को क्या मिला है, ठीक है, यंग चेंज मेकर, और यहाँ मिला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
अब यहाँ बात करते हैं डॉक्टर समीर कामत की, ठीक है, हु इज़ द हेड ऑफ DRDO, ठीक है, DRDO, तो वो है डॉक्टर समीर कामत। इनको ये पुरस्कार दिया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका पूछा जाता है बलस्यम मूलम ज्ञानम की व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ DRDO, ठीक है। DRDO का हेडक्वार्टर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। 2024 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ये दिया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और अशोक झुंझुनवाला, ठीक है, अशोक झुंझुन, ये इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये है हमारे दलाल स्ट्रीट से जुड़े हुए, ठीक है। कहाँ से जुड़े हुए? दलाल स्ट्रीट माने तो शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 2023 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या अमूल के आइकॉनिक चेंज मेकर का पुरस्कार ये दिया गया। ओके, अब बात करते हैं DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये एब्रीवेशन में भी फ्रेंड्स पूछा जाता है। अगर आप ग्रेड डी के एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRDO, ठीक है। स्थापना 1958 से लेकर हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कार्य भारत में रक्षा क्षमताओं के लिए हथियार, मिसाइल, सेंसर और रक्षा तकनीक का विकास करना। पॉइंट ये है कि DRDO को काम है कि डिफेंस के लिए कोई हथियार बनाना है, कोई मिसाइल बनानी है, मतलब इस प्रकार की चीज़ें करनी है, तो वो काम किसका है? DRDO का। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दैट। नेक्स्ट है मिसाइलें DRDO जो बनाई है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, रडार ये बनाता है, ड्रोन, लड़ाकू उपकरण और हथियार अलग अलग, ठीक है। भारत के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के सहयोग से, ठीक है, इसके अपने आप को डेवलप करते। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट रहेगा और ये भी रहेगा लाइन चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली इंटीग्रेटेड ओंकोलॉजी रिसर्च केयर सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा? ठीक है, मेडिसिन से, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन में ये यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक, उससे ये पूछा जाएगा इंटीग्रेटेड ओंकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है आपका, ठीक है, गोवा में, ठीक है। तो ये अभी गोवा में क्या हुआ है कि इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ओंकोलॉजी रिसर्च केयर। अभी ओंकोलॉजी क्या है? ओंकोलॉजी, तो ओंकोलॉजी बोला जाएगा स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी। तो गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में इसका उद्घाटन किया गया। आधुनिक ओंकोलॉजी को एकीकृत करना है, ठीक है। उद्देश्य है मरीजों को समग्र और साक्ष्य आधारित कैंसर की देखभाल का एक होप देना है, ठीक है, एक इनिशिएट करना है। चलिए बात करते हैं हम ओंकोलॉजी की यानी कि कैंसर की। तो फ्रेंड्स ये है कैंसर की बात करते हैं हम, दैट इज़ ओंकोलॉजी। नॉर्मल सेल, जो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होता है यानी कि नॉर्मल कोशिकाएं होती है, चाहे वो ब्लड सेल्स है, चाहे हमारे टिश्यू सेल्स है, चाहे कहीं का भी सेल है, चाहे नेफ्रॉन्स है, न्यूरॉन्स है या कार्डियक सेल्स है। अब ये देखिए ये है कैंसरियस सेल मल्टीप्लाइंग एंड इवेडिंग, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना, ये नॉर्मल है, अब ये एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल क्या कर रहा है कि अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है बहुत ज़्यादा। और ये दूसरों को भी बोल रहा है कि तुम भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करो, यानी कि मैं तो ख़राब हुआ ही हुआ, तुम भी ख़राब हो जाओ। और धीरे 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 सारी की सारी कोशिकाएँ क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। और फिर ये अगर ये अपर की लेयर है तो ये अंदर आ जाएगा, यानी कि और टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देगा। फिर जब ये टिश्यूज़ के अंदर आ जाएगा फिर ये ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, और बाद में ये पूरे ऑर्गन को ख़त्म कर देगा, जिसको बोला जाएगा कि ये लास्ट स्टेज का कैंसर था, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेल आपको दिख रहा है, ये देखिए ये कौन सा है? कैंसरियस सेल है, ठीक है, इनको टी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोवा, ठीक है। अभी हम तटों के बारे में हम बात कर चुके हैं, कोंकण तट है, ठीक है। ये कौन सा है? ये है मालाबार, ठीक है, ये मालाबार, ये पूरे प्रायद्वीप भारत है, ठीक है। और प्रायद्वीप भारत में ये देखिए ये पूरा वाला सेक्शन प्रायद्वीप भारत का है, यानी कि पेनिनसुला। तो पेनिनसुला जो तीन ओर से पानी से घिरा है, इधर से भी पानी, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, हाँ ऊपर से लैंड है तो इसको पेनिनसुला कहा जाएगा। अगर पूछा जाए कि पेनिनसुला की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। ये इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है, कि इस रीजन की सबसे लंबी नदी, जो ये रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है। एक फ्रेंड्स आपको मैं मैपिंग के थ्रू बता देता हूँ, देखो ये कोरोमंडल है लिखा हुआ, ये आंध्र तट है, ये उत्कल तट है, कि भारत और, ठीक है, इसको रेड येलो से कर देते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच जो एक स्ट्रीट है उसको बोला जाता है फ्रेंड्स पार्क स्ट्रीट, ठीक है। कौन सी स्ट्रीट बोला जाता है? पार्क स्ट्रीट,
ठीक है, पाक स्ट्रीट। तो पाक स्ट्रीट कहाँ है? भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो जल डमरू है ना, उसको पाक स्ट्रीट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अंडमान द्वीप पर पहली प्राकृतिक गैस खोजने की सूचना दी है? कि हमारा जो अंडमान निकोबार का जो द्वीप है, अंडमान द्वीप है, उसके ऊपर क्या मिला है? नेचुरल गैस मिली है। ठीक है, अभी अभी डिस्कवर हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑयल इंडिया। आपने इसका नाम सुना होगा इंडेन। ठीक है, इंडेन। ठीक है, इंडेन क्या है? आपके घर में गैस आता होगा इंडेन का। ठीक है, या सुना होगा आपने इनके पेट्रोल पंप्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये अपना पेट्रोल बेचते हैं, इंडियन करके ये गैस बेचते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है इंडिया ऑयल का, वो है इंडियन पेट्रोलियम। ठीक है, इंडियन पेट्रोलियम करके, या आपने सुना होगा। तो क्या हुआ है कि अंडमान निकोबार में इन्होंने गैस की डिस्कवरी की है। ठीक है, और ये सूचना किसने दी है? हरदीप सिंह पुरी ने। कौन है ये? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री। तो अभी हाल ही में इन्होंने ऑफशोर ब्लॉक खोदे हैं विजयपुरम नामक 2 जगह पर। ठीक है, और वहाँ पर प्राकृतिक गैस मिली है। ठीक है, अंडमान बेसिन के हाइड्रोकार्बन की क्षमता दर्शाती है और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को थोड़ी सी आत्मनिर्भरता देती है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके बारे में कि गैस क्या है। ठीक है, तो ये भारत का मैप है। अच्छा ठीक है, यही बात करते हैं। तो व्हाट इज़ गैस? अच्छा, नेचुरल गैस कौन सी होती है फ्रेंड्स? नेचुरल गैस। तो अभी नेचुरल गैस मिली है, कौन सी है नेचुरल गैस? किसको बोला जाता है? मीथेन को। तो क्या मीथेन जलाएंगे? नहीं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगी ब्यूटेन। ठीक है, और वहाँ पे होगी प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन भी मिलेगी वहाँ पर, प्रोपेन भी मिलेगी। तो ब्यूटेन और प्रोपेन हमारे किस में होती है? एलपीजी सिलेंडर में। अब ये प्रश्न आता है कि एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि अंडमान किसी भी आइलैंड पर, ठीक है, अंडमान के किसी आइलैंड पर क्या मिला है? ये देखो अंडमान ही आइलैंड है, वहाँ पर क्या मिला है? वहाँ पर मिली है नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस के रिगार्डिंग एक इंस्टीट्यूशन है, दैट इज ओएनजीसी। ओएनजीसी स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में, कैपिटल है उत्तराखंड की देहरादून। ठीक है, तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर वहाँ पर है। ठीक है, अगर बात करते हैं पेट्रोलियम की, ठीक है, तो पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का जो क्वालिटी है, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है, वो किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है ऑक्टेन नंबर से। फ्रेंड्स इसको इंपॉर्टेंट करना आप लोग कि ऑक्टेन नंबर से किसकी क्वालिटी मेजर की जाती है? पेट्रोलियम की। ठीक है, अगर बात करते हैं कि डीजल की, तो डीजल की किससे की जाती है? दैट इज C10 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, किससे की जाती है? वो है C10 नंबर। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार में अभी हाल ही में खोजा गया है। ठीक है, अगर एक प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि अंडमान और निकोबार को, ठीक है, कौन सा, ठीक है, कौन सी रेखा या कौन सा चैनल डिवाइड करता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अंडमान और निकोबार, देखो ये अंडमान है, ये निकोबार है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। डिग्री का क्या मतलब है? ये देखो ये 10 डिग्री चैनल है, ये क्या कर रहा है? अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताएं। ठीक है, तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। जैसे यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा है? इंदिरा कोल। ठीक है, फिर यहाँ पर पूर्वोत्तम बिंदु है और यहाँ पर पश्चिमतम बिंदु है। तो ये 4 बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 4 बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आपने इंपॉर्टेंट करना। हाँ, अगर धरातल की बात करते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, रामेश्वरम कन्याकुमारी में है। ठीक है, उसके बाद ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है फ्रेंड, तो ये है शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसका? आरबीआई का। आरबीआई का क्या बात है? आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सर ओसबर्न, ठीक है, सर ओसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे और सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर थे। तो ये बात करते हैं। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सभी बैंकों को जो पैसा प्रदान करता है, करेंसी को छपाई होती है
या मोनेटाइजेशन नामक एक शब्द सुना होगा आपने, जब पूरे देश में नोटबंदी की थी तो किसने की थी? आरबीआई ने की थी। तो ये सब काम किसका है? आरबीआई का। आरबीआई 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। ठीक है, कहाँ था फ्रेंड्स? कोलकाता में। वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। एंड मुंबई इज नोन एज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे हमारे भारत की पॉलिटिकल कैपिटल है नई दिल्ली, वैसे इकोनॉमिक कैपिटल क्या है हमारी? ठीक है, मुंबई है, दैट इज इन मुंबई। ठीक है, तो देखते हैं आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण, हाँ हाँ जी फ्रेंड्स, ये इसको इंपॉर्टेंट करें आप कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ये पूछा जाता है, पूछ लेता है ये। तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, वर्तमान मुख्यालय मुंबई में। स्थापना का आधार है यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, दूसरा पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ, वर्तमान में ठीक है संजय मल्होत्रा। ठीक है, वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। तो ये संजय मल्होत्रा क्या है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2027 तक भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, 2027 तक भारत के एजीआई। ठीक है, एजीआई कौन बनेंगे? ठीक है, तो राइट आंसर है आर वेंकट। ठीक है, आर वेंकट रमणी। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अगर फ्रेंड्स बात करें कि लीगल एडवाइजर हो गया राष्ट्रपति का, तो वो कौन है? वो है एजीआई। ठीक है, दूसरी बात कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 71A के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76A। ठीक है, आर्टिकल 76A किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का एक उनको अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, परंतु यहाँ क्या नहीं है ना कि उन्हें वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक, चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए? ठीक है, यूएनओ ने सैंक्शंस लगा दिया है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें आप। यूएनओ ने फिर से एक देश के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो राइट आंसर क्या है? ईरान। ठीक है, ईरान के ऊपर क्यों लगाया सैंक्शंस? ठीक है, क्योंकि उसने परमाणु कार्यक्रम को लेके फिर से नया विवाद शुरू कर दिया है। 2015 में परमाणु समझौते को लेके एक स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत लागू किया गया था। ठीक है, ये प्रतिबंध विदेशी कंपनियों पर रोक, हथियार सौदे पर पाबंदी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने जैसा है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। तो ये क्या हो गया कि यूएनओ बोलता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो जो कि यूएनओ के प्रोपेगेंडा में नहीं है, इसीलिए यूएनओ आपके ऊपर क्या लगाएगा? सैंक्शंस लगाएगा। ठीक है, तो ये मुस्लिम राष्ट्र है ईरान। ठीक है, तो इसके ऊपर यूएनओ ने क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। तो फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको प्रचार करें, ताकि वो बच्चा इसको जो नीडेड हो, ठीक है, जो तैयारी कर रहा हो किसी भी एग्ज़ाम की, उसको अच्छे से पढ़े और देखें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।